प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना एजुकेशन में। मैं सुजीत कुमार। आज हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 3 होगा और डीसी मोटर का होगा। पिछले क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ डीसी मोटर देखे थे और वोल्टेज इक्वेशन भी देखे, पावर इक्वेशन भी देख लिए। ठीक है। तो पिछले क्लास में हमको सीरीज और शंट का टाइप्स देखे थे, उसमें किस प्रकार से फार्मूला हम लोग देखे थे ना, तो उसको हम कंपैरिजन किए थे किससे, जनरेटर से। ठीक है। तो आज उसी में हम आगे बढ़ेंगे और कंपाउंड जनरेटर को देखेंगे और आज हम कुछ प्रॉब्लम भी करेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आवाज क्लियर आ रही है आपको? चलिए आगे चले हम लोग। तो आवाज पहुंच पा रहा है सबको? तो आज का जो हेडिंग होगा वो लिखेंगे कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, डीसी कंपाउंड। देखो जहां से क्वेश्चन आता है हम वहीं की बात करेंगे। ठीक है। ये कंपाउंड मोटर दो भाग में डिवाइड होता है। कितना भाग में? दो भाग में। एक को बोलते हैं लॉन्ग संट, लॉन्ग संट। और दूसरा क्या होता है? शॉर्ट संट, संट। और क्या लगाएंगे? डीसी कंपाउंड मोटर, शॉर्ट संट डीसी कंपाउंड मोटर, इस प्रकार से लिखेंगे। अब यदि इसका हम फिगर बना दें तो इस प्रकार से बनेगा लॉन्ग संट का, है ना। मतलब संट या कंपाउंड जो हम लोग अभी देख रहे हैं, कंपाउंड मशीन उसी को बोलते हैं जिसमें आपका सीरीज फील्ड और शंट फील्ड दोनों इंक्लूड होता है। तो इसको जो हम बनाएंगे तो इस प्रकार से नजर आएगा आपको। लॉन्ग शंट की बात करेंगे तो ये फिगर नजर आएगा। ये फिगर नजर आएगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। यहाँ से करंट आपका आएगा IL। यहाँ से करंट इन करेगा आपका आर्मेचर में, करंट होते हुए सीरीज फील्ड का करंट होते हुए ये आर्मेचर के पास आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर भी IA ही लिख दिए हैं, आर्मेचर करंट समझ जाइए, कोई बात नहीं है। ये पॉजिटिव ब्रश और ये निगेटिव ब्रश। यहाँ पे होगा आपका बैक EMF, अपवार्ड डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज भी डाउनवार्ड में होता है और आर्मेचर का रेसिस्टेंस RA होता है। शंट फील्ड का रेसिस्टेंस RSH होता है। और इधर जो करंट आ रहा होता है उसको हम लोग ISH बोलते हैं। क्लियर? ये हो गया आपका लॉन्ग शंट। क्या हो गया? लॉन्ग शंट। फिगर बनाइए फटाफट। और तब इस पर हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिख देंगे और इसके आधार पे फिर हम आगे का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। नोट करिए, फटाफट करिए तो। हो गया। आइए, अब क्या बोलता है? शॉर्ट शंट। बहुत अच्छा, शॉर्ट शंट कैसे बनाएंगे हम लोग? ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है।
आई एल ये भी हो जाएगा, आर ए सी आर्मेचर का करंट, शंट का करंट, आर एस एच। देखिए इतना हम अभी फिगर बनाए हैं तो आपको इसमें क्या डिफरेंट नज़र आता होगा। जनरेटर पढ़े मोटर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ एक ही डिफरेंट नज़र आ रहा होगा कि करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा, और कुछ नज़र आपको नहीं आ रहा होगा। तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है, उसी के आधार पर फार्मूला में प्लस माइनस चेंजिंग आ जा रहा है। तो बढ़िया से लॉजिकली यदि हम लोग समझ जाएंगे तो काफ़ी दिनों तक हमको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, सफलता सुनिश्चित होने की ओर अग्रसर हो जाइएगा। ठीक है, तो देखिए कंपाउंड मोटर में ये दोनों, लॉन्ग शंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो आपको बताए थे कि शंट फील्ड जो है ना सीरीज फील्ड और आर्मेचर के पैरेलल में होता है, लेकिन शॉर्ट किसको बोलते हैं, तो सिर्फ आर्मेचर के पैरेलल में होगा आपका शंट फील्ड। आया समझे? या दूसरे शब्दों में ये बोल सकते हैं कि जो सप्लाई दीजिएगा या जनरेटर की बात करेंगे तो ये लोड होगा, लोड और सीरीज फील्ड पैरेलल में होगा किसके, शंट फील्ड के। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन, ऐसा फिगर आप लोग पहले देख चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब आइए हम फार्मूला की बात कर लें। तो फार्मूला यदि दोनों हम देखें, स्पेस तो यहाँ पर है नहीं, फार्मूला कैसे लिख पाएंगे, तो हम अगले पेज में आएंगे और फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगले पेज में भी लिखने के लिए हमको ये चाहिए, फिगर चाहिए, तब स्थिर से तब अच्छा से बन पाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लॉन्ग संट में चलेंगे। सबसे पहले लॉन्ग संट का हम लोग लिखेंगे, लॉन्ग संट का, लॉन्ग संट कुछ वैसा है नहीं। लॉन्ग संट में यह देखिए, आइए यहाँ से देखिए, ये लाइन करंट जो आ रहा है, इन दोनों करंट को समेसन करेंगे, इस करंट के बराबर हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा लाइन करंट जो आया है वो आर्मेचर करंट और शंट करंट को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा इस केस में, इस केस में, है ना। लेकिन लेकिन यदि हम, लेकिन यदि हम आर्मेचर करंट का बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, हमको लाइन करंट में शंट करंट को घटाना होगा, शंट करंट को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यदि हम यही बात कर दें आपको जनरेटर में, तो जनरेटर में देखे होंगे आप लोग कंबाइंड में आई ए इज इक्वल टू लिखते थे आई एल प्लस आई एस एच, और यदि हम माइनस यहाँ पर कर देते हैं तो मोटर के लिए निकलते आ रहा है नहीं। तो इसको कंबाइंड में याद रखने का प्रयास करिए, है ना। क्या याद रखिएगा कि प्लस जो आ रहा है, +4 जनरेटर के लिए और -4 मोटर के लिए। आ रहा समझ जनरेटर मोटर के बारे में, आर्मेचर करंट का फॉर्मूला समझ में आ रहा है आपको। आइए अब हम लोग देखेंगे Eg इज इक्वल टू जो होता था, यानी इसमें हम लोग Eb कहेंगे ना, Eb इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस आई ए आर ए प्लस आर ए सी। बोलिए, डायरेक्ट लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया, यहाँ आ जाइए। यहाँ से जो सप्लाई दे रहे हो ना, यहाँ जो ड्रॉप होगा वो, और आर्मेचर में ड्रॉप हो रहा है वो, और यहाँ का जो बैक ईएमएफ है वो, इन सबको जोड़ेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। तो यही चीज़ हम लोग लिख दिए हैं। इसको सीधा करके लिखने का प्रयास यदि करेंगे तो V इज इक्वल टू वही लिखेंगे, ई बी यानी बैक ईएमएफ, आर्मेचर में ड्रॉप और सीरीज फील्ड में ड्रॉप, आई एस सी लिखेंगे। तो आई एस सी और आर्मेचर करंट दोनों बराबर है, इसलिए हम आर्मेचर करंट ही सिर्फ रख दे रहे हैं। तो हमको निकालना है सिर्फ ये निकालेंगे तो इन दोनों को क्या करेंगे, इधर करेंगे, वही चीज़ उस पर लिख दिए हैं। बात आ रहा है समझ में, सिंपल है और कुछ है ही नहीं है। तो ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपको, देखिए ये हो जाएगा आपको मोटर के लिए। लेकिन यदि कंबाइंड हम लोग लिख दें, कंबाइंड लिख दें ई जी या ई बी, क्या लिखेंगे, V माइनस
आई ए, आर ए प्लस आर ए सी। तब क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हम इस चीज़ को लिखना पड़ेगा, सिर्फ माइनस से काम नहीं चलेगा। प्लस माइनस, तो प्लस लिख देंगे 4 जनरेटर और -4 मोटर। ये अभी जो लिख के लाए किसके लिए? मोटर के लिए, है ना, मोटर के लिए। ये हो गया आपका वोल्टेज इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है, जो भी। बात समझ में आ रहा? जनरेटर के लिए, मोटर के लिए, दोनों के लिए हम साथ साथ लिखते चल रहे हैं ताकि आपको दोनों याद करने में आसानी हो, है ना, तकलीफ कम हो। आगे चले। आवाज जा रहा है? बहुत अच्छा। अब इसी में बोलेगा कि मैकेनिकल पावर क्या डेवलप हुआ, तो इजी आइए। आर्मेचर में मैकेनिकल पावर डेवलप होगा, याद रखिएगा। आर्मेचर में क्या हो जाएगा? मैकेनिकल पावर डेवलप हो जाएगा। तो वो भी लिख दें, चलिए लिख लीजिए। मैकेनिकल पावर डेवलप यानी ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर, है ना। ग्रॉस मैकेनिकल पावर ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर क्या हो जाएगा? इजी इंटू आई ए। ग्रॉस मैकेनिकल पावर जो डेवलप होगा आपका, वो क्या हो जाएगा? इजी इंटू आई ए। अच्छा सॉरी, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? इजी ना लिख के क्या लिखेंगे? ईबी लिखेंगे, है ना। इजी तो हो गया जनरेटर के लिए ना जी, पढ़ रहे हैं मोटर ना। क्या लिखेंगे? ईबी। एक मिनट, बस यहाँ पर कलर हम चेंज कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। ई बी इंटू आई ए, ई बी इंटू आई ए। क्लियर हुआ? तो ये लॉन्ग शंट का फॉर्मूला था। अब आइए शॉर्ट शंट पे, नोट कर लीजिए पहले इसको। अब आते हैं शॉर्ट शंट पे। देखिए शॉर्ट शंट को, फिर फिगर को देख लीजिए। अब शॉर्ट शंट में देख लीजिए, यह करंट और यह करंट बराबर होगा। आर्मेचर का करंट ये दोनों अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप करंट को लिखिएगा शॉर्ट शंट में। शॉर्ट शंट में क्या लिखिएगा? लिखना यह है कि आई एल जो है वो बराबर है आई ए सी के, ठीक है। और देखना है, क्या लिखना है कि आई एस जो हो गया आई ए प्लस आई एस एच के बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत है इसको लिखे हैं तो? क्लियर हुआ? लाइन करंट सीरीज करंट के बराबर हो गया, और आर्मेचर करंट और शंट करंट को हम लोग जोड़ देंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। और इसी में हम लोग शंट करंट कैसे निकालेंगे? अच्छा आइए तो थोड़ा इधर, इधर शंट करंट कैसे निकालिएगा, इसमें तो हम बताए नहीं शंट करंट कैसे निकालिएगा। तो शंट करंट के लिए देख लीजिए, ये वोल्टेज यहाँ पेयर हो जाएगा और शंट करंट यहाँ से आसान निकल जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। ओह, क्या निकालना है? शंट करंट आई एस एच, तो वोल्टेज डिवाइड बाई आर एस एच, ठीक है। ये शंट करंट ऐसे निकालिएगा आप लोग। यहाँ पे स्पेस नहीं है, अब समझ लीजिएगा कैसे निकालना है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि शंट करंट कैसे निकालिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो शंट करंट निकालने के लिए फिगर को देखना जरूरी है। यह करंट निकालेंगे यानी कि यहाँ का वोल्टेज टोटल वोल्टेज और डिवाइड बाई ये रेसिस्टेंस। तो मोटर में, सॉरी जनरेटर में जो हम लोग देखे थे, उसमें देखे थे हम लोग क्या कि भी प्लस आई ए आर, सॉरी आई ए सी,
आइए फिर से देखें, शंट करंट निकाले थे तो क्या देखे थे, भी प्लस आई ए सी आर ए सी और डिवाइड बाई आर एस एच। अब देखिए कि यह जो करंट का डायरेक्शन है उल्टा हो गया होगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। क्या रखेंगे, माइनस। जनरेटर में, जनरेटर का डायरेक्शन से उल्टा है ना मोटर का डायरेक्शन में करंट का वैल्यू, तो माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए माइनस लगा दिए हैं। ऐसा नहीं बहुत सारा बच्चा क्या करता है ना कि प्लस दे के बना देता है, तो गलत हो जाएगा। प्लस दे के बना दीजिएगा संट करंट, तो वैल्यू अलग आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये संट करंट निकालने के लिए माइनस करना होगा। सिंपल सा बताए हैं आपको, ऐसे हम केवीएल कैसे लगा के बताते हैं, लेकिन केवीएल कैसे आपको हम जब पढ़ाए ही नहीं है तो उसके आधार पर हम नहीं बताएंगे, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन रखा रह जाएगा। तो यदि हम बोल दें इन जनरल वे में यदि लिखना चाहें कि संट करंट कैसे निकालिएगा, तो भी प्लस माइनस आई ए सी आर ए सी डिवाइड बाई आर एस एच, मतलब ये हो गया, मतलब ये हो गया कि प्लस वाला जो साइन यूज करिएगा जनरेटर के लिए और माइनस वाला साइन यूज करिएगा मोटर के लिए। तो सभी जगह देख रहे होंगे जनरेटर के लिए पॉजिटिव आ रहा है, मोटर के लिए नेगेटिव आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है अच्छा से। तो ये हो गया आपका संट करंट। अब आइए, अब हम निकाल लें ईबी या ईजी जिसको बोलते थे नहीं, तो ईबी भी जो देखेंगे हम लोग, वो क्या हो जाएगा, भी माइनस, वही सिंपल हो जाएगा आई ए। अच्छा इसमें, इसमें एक साथ नहीं लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा माइनस आई ए आर ए और माइनस आई एस ई आर ए सी, क्योंकि अलग अलग है। देख लीजिए, फिगर पे आइए तब समझ में आएगा। यहाँ पर करंट जो आ रहा होगा आई एस सी करंट आ रहा होगा, सीरीज फील्ड का करंट आ रहा होगा, और यहाँ पर से लाइन करंट, ये दोनों करंट बराबर होता है ना। तो हमको निकालना है बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ निकालने के लिए जो सप्लाई वोल्टेज है उसमें से यहाँ का ड्रॉप घटा देना होगा, यहाँ का ड्रॉप घटा देना होगा। तो दोनों ड्रॉप घटाएंगे, दोनों का करंट का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग लिखना चाहेंगे, ठीक है। और अलग अलग लिखेंगे तभी जाकर आपका सही होगा। ये हो गया, क्लियर हुआ। बताइए कोई दिक्कत। और यही चीज यदि आप देखिएगा किस में, इजी इज इक्वल टू क्या देखे होंगे, भी प्लस आई ए आर ए प्लस आई ए सी आर ए सी। ये किस में देखे होंगे आप लोग, ये आपको नजर आया होगा, ये नजर आया होगा जनरेटर में। ये किसके लिए, जनरेटर के लिए। ये किसके लिए, मोटर के लिए। और यदि हम जनरल लिखने की बात करें, जनरल यदि हम लिखना चाहें इजी या फिर ईबी, तो क्या लिखेंगे, भी प्लस माइनस आई ए आर ए प्लस माइनस आई ए सी आर ए सी। नोट करिए इसको, नोट करिए, प्लस फॉर जनरेटर और प्लस फॉर जनरेटर और माइनस फॉर मोटर। बातें समझ में आ रही है आपको, नोट करिए फटाफट। तो ये चीज़ यदि समझ में आ गया होगा तो हम आगे चलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप सीरीज और संट दोनों को समझ लिए। और इसके पहले वाला क्लास में संट और सीरीज को समझ गए थे, अभी लॉन्ग संट और शॉर्ट संट दोनों समझ गए, क्लियर।
आइए कुछ क्वेश्चन करें हम लोग। कुछ क्वेश्चन करेंगे हम लोग। लीजिए पहला क्वेश्चन। मोटर से रिलेटेड पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 250 वोल्ट शंट मोटर टेक ए टोटल करंट ऑफ 20 एम्पियर। तो शंट मोटर बोला ना, तो आप देर ना करिए और शंट मोटर को बना दीजिए। तो देखिए हम शंट मोटर बना दे रहे हैं। जो मोटर बोलेगा ना सबसे पहले उस मोटर को बना दीजिएगा। यहाँ पर ब्रश होता है, ब्रश कर दीजिए। ये शंट फील्ड है, जो अधिक टर्न का होता है और पतला तार होता है। यही सब याद रखना, यही सब एग्जाम में पूछेगा आपसे। सप्लाई वोल्टेज यहाँ से दे दीजिएगा आप लोग भी। अब आइए, यहाँ से करंट जाएगा आई एल। यहाँ पे जो करंट आएगा आर्मेचर करंट, और इधर जो करंट जाएगा शंट करंट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये क्या हो जाएगा आर एस एच। यहाँ पे क्या है, बैक ईएमएफ है अपवार्ड डायरेक्शन में, और भी है डाउनवार्ड में। आर्मेचर का रेसिस्टेंस है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए क्या क्या डाटा दिया है। 250 वोल्ट शंट मोटर टेक ए टोटल करंट ऑफ 20 एम्पियर। मतलब ये जो करंट ले रहा है, ये जो करंट ले रहा है 20 एम्पियर। कितना करंट ले रहा है 20 एम्पियर। यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20 एम्पियर। खाली चीज को समझिएगा। और कितना वोल्ट पे 250 वोल्ट पे। ये वैल्यू दिया हुआ 250 वोल्ट। The shunt field and armature resistance are 200 ohm and 0.3 ohm respectively। यानी यह वाला जो डाटा दिया गया है 200 ओम दिया गया है, और इसके अंदर में जो आर्मेचर में रेसिस्टेंस है वो दिया गया है 0.3 ओम। डिटरमाइन क्या निकालना है भाई, तो पहला वैल्यू ऑफ बैक ईएमएफ, दूसरा ग्रॉस मैकेनिकल पावर इन आर्मेचर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया, जो जो डाटा दिया है उस डाटा को हम लिख दिए हैं, फिगर में ड्रॉ कर दिए और बना देना है आपको। और जैसे जैसे फार्मूला बताएं उसी प्रकार से बनाना। देखिए ये बताना जरूरी है, और इसलिए हम ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो आपको थ्योरी आपका क्लियर होते चले, ठीक है। और ऐसा नहीं समझना है कि सर ये सब क्वेश्चन नहीं आता और नहीं आएगा, ऐसा मत कुछ सोच के चलना, ठीक है। आप इसको बनाइए। आपका एग्जाम 4-5 शेड्यूल में होगा, है ना। किस शेड्यूल में कौन सा क्वेश्चन दे देगा किसी को कोई कहा नहीं जा सकता, ठीक है। आप इसको जरूर बनाइए। देखिए तो यहाँ से आप ये देखिए, बहुत सिंपल सा है, देख लीजिएगा। हिंदी में भी लिखा हुआ है कि एक 250 शंट मोटर कुल 20 एम्पियर धारा लेती है। स्पष्ट पता चल गया। 250 वोल्ट और 20 एम्पियर ले रहा है, यानी दिया जा रहा है। शंट क्षेत्र और आर्मेचर प्रतिरोध क्रमशः 200 ओम और 0.3 ओम है। पहला कहता है कि बैक ईएमएफ का मान निर्धारित करिए, और दूसरा बोलता है कि आर्मेचर में सकल यांत्रिक शक्ति क्या है। समझ में आया। बना दिया जाए। चलिए अब थोड़ा फास्ट बनाएंगे हम लोग। देखिए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, आर्मेचर करंट। आर्मेचर करंट निकालेंगे तभी कुछ हो पाएगा। आर्मेचर करंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए दिया हुआ आपको है लाइन करंट 20 एम्पियर, बहुत अच्छा। शंट करंट निकाल दीजिए पहले। शंट करंट कैसे निकालते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वोल्टेज डिवाइड बाई शंट का रेसिस्टेंस। वोल्टेज कितना है, तो 250 वोल्ट है, और रेसिस्टेंस कितना है 200 है। 1010। अच्छा नीचे 20 है ऊपर 25 है, तो डिवाइड कर दीजिए। 25 25 25 से 125 और दशमलव ये, इतना एम्पियर करंट हो गया शंट का। अब निकालना क्या, आर्मेचर करंट। तो जब आर्मेचर करंट निकालते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइन करंट में से शंट करंट को घटा दिया जाता है। लाइन करंट कितना है 20 एम्पियर, शंट करंट कितना है 1.25 एम्पियर, यानी कि 1.25 एम्पियर। इसको घटा देंगे 75, तो 2 और 18 2 20, 18.75 एम्पियर आ गया किसका,
आर्मेचर का, यानी आर्मेचर में इतना करंट आ रहा है, यहाँ तक निकाल लीजिए। बोलिए, आगे चले, फटाफट बनाइए। इतना निकल गया, तो अब हमको निकालना है पहला ग्रॉस मैकेनिकल पावर। अब हमको आसान हो गया निकालने में। क्या निकालना है? पहला, सॉरी ग्रॉस नहीं, पहला निकालना है बैक ईएमएफ। तो ई बी निकालना है, ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए, यही तो होता है फार्मूला। तो ये दिया हुआ है 250 माइनस आर्मेचर करंट क्या निकाल के लाए? तो 18.75, कुछ यही निकाल के लाए, फिर से देख लेते हैं। हाँ, 18.75, है ना। हम्म। और आर्मेचर का रेसिस्टेंस क्या था? 0.3, हमको याद है। 250 माइनस इसको मल्टीप्लाई, 5 × 15 हो जाएगा, 7 × 21, एक 22 का 2 हाथ में 2 हो जाएगा, 18 × 3 = 54, और 54×2 = 56। अच्छा, 2 1 3 डिजिट के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव दे दिया जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, क्या आएगा? 250 में से क्या क्या घटा देना है जी? तो 5.625 घटा देना है, 5 बच जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 बच जाएगा। 9 में से 6 जाएगा, 3 बच जाएगा। 9 में से 5 जाएगा, 4 बच जाएगा। और यहाँ पर से 4 बचेगा, 2 बचेगा, यानी क्या गया? 244.375 वोल्ट। बताइए, समझ में आ रहा है? आसानी से हम लोग बना लेंगे। इतना वोल्ट इसका बैक ईएमएफ आ गया। दूसरा क्या पूछा? दूसरा पूछ रहा है ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप इन आर्मेचर। तो ग्रॉस मैकेनिकल पावर, ग्रॉस मैकेनिकल पावर डेवलप क्या होता है? तो फार्मूला बताएं आपको, ई जी आई ए होता है। सॉरी, ई जी ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ई बी, मोटर है ना, ई बी। बार बार देखिए हम ई जी लिख दे रहे हैं। ई बी कितना निकाल के लाए? तो 244.37 है, चलिए 4 लिख दें डायरेक्ट हम लोग। और आर्मेचर करंट कितना निकाल के लाए थे? 18.75, 18.75। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना पावर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए। इसको करिएगा तो इतना आ जाएगा, 4582.54 कुछ और आता है, ठीक है। इतना वाट मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए यहाँ पर तो डाटा थोड़ा बड़ा बड़ा आ रहा है, क्योंकि हम लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन रख लिए हैं। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, फटाफट आंसर बनता जाएगा। और यदि नहीं भी होगा तो आपको मल्टीप्लाई करके आंसर दीजिएगा, है ना। नोट करिए इसको। आगे चले, क्वेश्चन समझ में आया? बोलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया? दो ही चीज पूछा था। ग्रॉस मैकेनिकल पावर जब भी बोलेगा, हम बार बार बोले हैं, मैकेनिकल पावर बोलेगा, हड़बड़ाना नहीं है। ये कहाँ आर्मेचर की बात कर रहा है। आर्मेचर में जो इलेक्ट्रिकल पावर था ना, वो इक्विवेलेंट ग्रॉस मैकेनिकल पावर के बराबर होता है। इसीलिए ईवी और आईए को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मैकेनिकल पावर। वही पावर तो घुमाएगा उस मोटर को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे। और ये देखिए, अच्छा ये वही क्वेश्चन आ गया, उल्टा पुल्टा आ गया क्या? इसी क्वेश्चन को तो ही बनाए थे 200। हाँ, वही क्वेश्चन आ गया है। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन है। हाँ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। वो क्वेश्चन फिर से प्रिंट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है।
क्या कहता है, 230 वोल्ट मोटर हैज एन आर्मेचर सर्किट रेसिस्टेंस 0.0 ओम, इफ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 30 एम्पियर एंड द नो लोड आर्मेचर करंट 4 एम्पियर, फाइंड द चेंज इन बैक ईएमएफ फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये बार बार आता है क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिए क्या बोलता है, एक 230 वोल्ट मोटर में आर्मेचर परिपथ प्रतिरोध 0.6 ओम है। यदि पूर्ण भार यानी फुल लोड दे दो तो आर्मेचर का धारा 30 एम्पियर हो जाता है, और बिना भार का कोई लोड मत दो तब आर्मेचर करंट 4 एम्पियर है। तो बताओ बिना भार से पूर्ण भार तक, माने कि नो लोड से फुल लोड तक पश्च से ईएमएफ में परिवर्तन ज्ञात करिए। बैक ईएमएफ को, बैक में होता है ना, हम लोग बोलते हैं बैक ईएमएफ, बैक का मतलब क्या होता है, पश्च से, मैंने पीछे हो जाना, हिंदी में वही लिखता रहा। बैक ईएमएफ की गणना करिए। तो देखिए बनाने का प्रयास करिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको बताएं कि बैक ईएमएफ का फॉर्मूला क्या जानते हैं, EB इज इक्वल टू V माइनस IA RA। बैक ईएमएफ का तो यही है, इजी लिखते थे तो V प्लस IA RA लिखते थे जनरेटर के लिए, फॉर्मूला तो यही है। यानी कि आर्मेचर का करंट इन्वॉल्व हो रहा है, आर्मेचर का रेसिस्टेंस इन्वॉल्व हो रहा है और सप्लाई वोल्टेज है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एट नो लोड, सॉरी फुल लोड। देखिए ये फुल लोड है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फुल लोड फोर फोर फुल लोड, फुल लोड, फुल लोड पर हम लोग बैक ईएमएफ निकालना चाहेंगे। तो फुल लोड पर बैक ईएमएफ निकालिएगा तो फुल लोड पर करंट क्या दिया हुआ है, फुल लोड पर करंट दिया हुआ 30 एम्पियर। ध्यान से समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फुल लोड पे आर्मेचर का करंट कितना दिया हुआ, 30 एम्पियर। तो वोल्टेज क्या है आपका 230 माइनस 30, फुल लोड का करंट पुट करेंगे, आर्मेचर का रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी 0.6। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है ये आने वाला क्वेश्चन है। ये पॉइंट से हर जगह 6 × 18, 230 में से 18 घटा दीजिए तो 18 × 2 = 20 और 10 × 30 212। कितना वोल्ट आएगा। अब 4 नो लोड पे आइए, नो लोड पे आएंगे तो नो लोड का जो आर्मेचर करंट है वो क्या दिया है, तब बोलता है नो लोड जो है आर्मेचर करंट 4 एम्पियर है। तो 4 एम्पियर यहाँ पर रख देंगे, यहाँ से EB निकाल लेंगे, V तो वोल्टेज कितना 230 माइनस 4 गुना 0.6। समझ में आ रहा है बात कैसे बनाते हैं, 230 माइनस 6 × 4 = 24, 2.4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.6, तो 3 हो जाएगा, 3 227.6, 227.6। अब क्या बोला कि फाइंड द चेंज इन बैक ईएमएफ फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड। नो लोड और फुल लोड में बैक ईएमएफ का क्या अंतर आया, ध्यान से देखिएगा। नो लोड में बैक ईएमएफ ज्यादा आ चुका है 227.6, और फुल लोड पर बैक ईएमएफ 212 आ गया। दोनों को घटा देंगे यानी कि 27.6 और 12 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 227.6 और 212.6, 7 5 12 1, यानी 15.6 वोल्ट ये चेंजिंग होगा। ऑप्शन इसमें नहीं दिया था, ठीक है, हम ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर लाइए। ऐसे ऑप्शन इसमें 4 5 को डाल दिया जाएगा, कुछ भी यही आ जाएगा। यानी 15.6 वोल्ट जो होगा क्या हो गया, बैक ईएमएफ में चेंजिंग हो गया, नो वोल्ट टू फुल वोल्ट। आया समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ से क्या समझ रहे हैं कि जैसा ही देखिए इस क्वेश्चन से क्या समझ रहे हैं, कुछ इसमें बताना चाहेंगे हम कि आप लोड बढ़ाइएगा तो आर्मेचर करंट बढ़ जाएगा तो लॉस बढ़ जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर लॉस क्या हो गया, यही है ना लॉस, यहाँ पर लॉस हो गया 18 वोल्ट।
यहाँ पर लॉस कितना है, 2.4 है। नो लोड पे है यहाँ पे, नो लोड पे है तो आर्मेचर करंट भी कम है। यहाँ पे देखिए 23 एम्पियर करंट है, यहाँ पे देखिए 4 एम्पियर है। तो नो लोड मतलब, लोड कहने का मतलब हो गया कि आप मोटर को सिर्फ चालू कर दिए। आपको बोलेगा लोड क्या सर, तो आप कभी 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 ना कभी गए होंगे गेहूं पिसाने के लिए गए होंगे, आटा चक्की मिल जिसको बोलते हैं वहाँ। तो देखिएगा कि मशीन चालू किया है और उसके ऊपर में देखिएगा ऐसे बना हुआ रहेगा, चतुर्भुजाकार है ना, और उसी में हम लोग गेहूं को डालते हैं। मकई यदि पिसवाना है तो मकई को डाल देते हैं, जो भी कुछ करना है। तो ध्यान से कि उस समय मशीन का आवाज़ सुनिएगा। डालने के पहले पूरा तेजी में फटर फटर चलते रहेगा, स्पीड चलता रहेगा ना। अब मशीन क्या है, उस समय नो लोड पे है। और जैसे ही दिए अब उसको घुमा के उसको पीसना है, तो उस समय उसकी स्पीड क्या होती होगी, है ना, और आवाज़ क्या आता होगा। यानी अब वो लोड पर हो गया, तो जैसे ही लोड पर करेंगे हम मशीन को, है ना, यही हो गया, मोटर लोड पे आ गया। तो लॉसेस उसके अंदर, आर्मेचर के अंदर में लॉसेस में क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। आया समझ में? बताइए, कोई दिक्कत है? नोट करिए जल्दी इसको। आगे चलें, आगे क्वेश्चन है। हाँ है, चलिए एक क्वेश्चन और आपको बनाएंगे, इसको भी बनाइए। A 4-pole motor is a feed at 440 volt and takes an armature current of 50 एम्पियर। क्या बोलता है कि 4 पोल का मोटर है जो 440 वोल्ट पर खिलाया जाता है। खिलाना मतलब यहाँ फीड मतलब हो गया मैंने देना, हम उसको दे रहे हैं, लो मोटर है जाओ खाओ, है ना। मैंने मोटर को हम लोग दे रहे हैं ना, और 50 एम्पियर का आर्मेचर करंट लेता है, बहुत अच्छा। द रेसिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर सर्किट इज 0.28 ओम। अब क्या बोला कि आर्मेचर का रेसिस्टेंस 0.2 ओम है। द आर्मेचर वाइंडिंग इज वेव कनेक्टेड विथ ट्रिपल एट कंडक्टर, है ना, 888 कंडक्टर है। एंड यूजफुल फ्लक्स फ्लक्स जो है पर पोल 0.023 वेबर है। तो कैलकुलेट कर रहा है क्या स्पीड ऑफ द मोटर, मोटर का स्पीड बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या कंबाइंड कर दिया, दो चीज को, है ना। एक वोल्टेज इक्वेशन से बनाना भी होगा, और आपको इज इक्वल टू जो बताए थे P5 Zn/60 है, यानी ईवी इक्वल टू भी वही फार्मूला होगा, दोनों को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए बनाते हैं, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पोल की संख्या कितनी है, 4 है। पोल की संख्या 4 है। हम्म, और 440 वोल्ट इसको दिया जा रहा है। आर्मेचर करंट कितना है, देखिए, यानी कि सप्लाई वोल्टेज है कितना, उसको जो दे रहे हैं 440 वोल्ट है। और क्या बोला कि आर्मेचर का करंट कितना है, 50 एम्पियर है। आर्मेचर का करंट कितना है, 50 एम्पियर है। द रेसिस्टेंस ऑफ द आर्मेचर सर्किट इज, आर्मेचर का रेसिस्टेंस आर ए, बहुत अच्छा से लिखते चलिएगा आप लोग, 0.28 ओम है। जो जो डाटा दिया लिख लीजिए। आर्मेचर वाइंडिंग क्या ऐसा किया गया है, तो वेव वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग है तो पैरेलल पाथ का संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू 2 लिखेंगे। और कंडक्टर की संख्या यानी कि जेड, कंडक्टर की संख्या 888 दिया हुआ है। और यूजफुल फ्लक्स आई कितना दिया हुआ है, 0.023 वेबर, है ना। कैलकुलेट स्पीड ऑफ द मोटर, स्पीड किसको बोलते हैं, एन इज इक्वल टू वाट, एन इज इक्वल टू वाट। तो देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमको पूछा है, जो हमको पूछा है यानी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, स्पीड। तो स्पीड हमको यहीं पे मिलेगा, ई बी इज इक्वल टू P5 ZN डिवाइड बाई 60A। आप देख लीजिए, स्पीड पूछ रहा है, ये एन पूछ रहा है, यानी कि पी मालूम है, मालूम है, फाई मालूम है, मालूम है, जेड मालूम है, मालूम है, ए भी मालूम है, पैरेलल पाथ। यानी कि ई भी निकाल लीजिएगा आप लोग, ई भी यहाँ पुट करके कैलकुलेट करिएगा तो निकल जाएगा। कोई ज्यादा हार्ड थोड़ी है। वैक ईएमएफ सिर्फ निकाल लीजिए, यहाँ पुट कर लीजिए, सारा डाटा दिया हुआ, पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट, ऐसा ही न्यूमेरिकल्स आपको देगा।
ज़्यादा कंसेप्ट और ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं देगा, आपको फार्मूला जानना ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले बैक ईएमएफ निकाल लें। तो बैक ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे ई बी इज इक्वल टू वी माइनस आई ए आर ए। सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है 440 वोल्ट, आर्मेचर का करंट दिया हुआ है 50, रेसिस्टेंस दिया हुआ है कितना, देख लीजिए आर्मेचर का रेसिस्टेंस 0.28, 0.28 हो गया। मल्टीप्लाई करिए इसको, कैलकुलेट करिए इसको, 8×5 = 40 का जीरो हाथ में 4 हो जाएगा, अब 5×2 = 10 और 4 14 हो जाएगा। नहीं, एक जीरो और बैठेगा, 2 पॉइंट के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 14 घटा देना है इसमें से। तो 14×6 = 20 और 20 = 40, यानी 426 वोल्ट आ गया। अब आइए 9, अब क्या करेंगे भाई, तो अब करिएगा यही जो प्रश्न कह रहा है। क्या कह रहा है, तो ई वी इज इक्वल टू बोल रहा है कि P5ZN और डिवाइड बाई 60A होता है। आपको स्पीड निकालना है, सारा डाटा पुट कर दीजिए। 426 इज इक्वल टू 4 पोल का मशीन है और फ्लक्स कितना दिया हुआ, 0.023, 0.023। कंडक्टर 888 दिया है और यही तो स्पीड पूछ रहा है। और नीचे क्या रखेंगे, 60 रखेंगे, आप वैल्यू 2 रखेंगे, पैरेलल पाथ की वैल्यू 2 रखेंगे, हो गया। इसको कैलकुलेट करिए, और कैलकुलेट करना है आपको, हम छोड़ देंगे। कैलकुलेट कर लीजिए, 2×2 = 4 यानी 2 आ गया, यहाँ से काट देंगे तो 30 आ जाएगा। और कोई कटेगा जी नहीं। अब इसको क्या करिएगा, तिरछे गुना करिए और एन का मान निकालिए। गुना भागा आपको आता होगा, गुना भागा करिएगा, वो आपका स्पीड होगा। एग्जैक्ट क्या आएगा, हम आंसर लिख देते हैं, 626। क्या आएगा, 626 RPM। हो सकता है पॉइंट पॉइंट में आएगा तो देख लीजिएगा, इतना आएगा 626। आया समझ में। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। इस न्यूमेरिकल में क्या होगा कि दोनों कंबाइंड का, लेकिन मेरी बात को समझिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटा का समय रहता है, सॉरी 1 घंटा नहीं, 100 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटा, 2.25 घंटा रहेगा या 2.5 घंटा रहेगा। नज़दीक आएगा समय तो हम देख लेंगे कि क्या शेड्यूल है, टाइमिंग है, या फिर शायद एडवर्टीजमेंट में भी दिया होगा। लेकिन इसको बनाने का हमारा यह उद्देश्य है कि आप फार्मूला तो सीख जाइए। इतना लंबा लंबा क्वेश्चन बनाने का मतलब क्या है कि फार्मूला सीखिए, कॉन्सेप्ट सीखिए, बहुत छोटा छोटा चीज आ जाएगा। आया समझ में। तो मोटर जो है हम यहाँ तक देख चुके हैं, आगे जब आएंगे अब इसमें टॉर्क कैसे उत्पन्न होगा, अब उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो टॉर्क इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे। क्लास कैसा लग रहा है फीडबैक दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जो आपका डिमांड है, बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं पावर सिस्टम का, थोड़ा सा रुकिए, हम जैसे ही ट्रांसफार्मर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास लोड थोड़ा कम जाएगा। जैसे कैसे बोले कि मशीन का लोड, अब हमारे पास क्या है कि लोड थोड़ा ज़्यादा है ना। तो एफिशिएंस लोड ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा आ रहा है, लॉसेस ज़्यादा हो जा रहा है, एफिशिएंसी कम जा रहा है। हमारी एफिशिएंसी अधिक नहीं हो पा रही है। हम लोड थोड़ा कम करेंगे तो करंट कम आएगा, मैंने लॉसेस कम होगा, एफिशिएंसी अधिक हो जाएगा, है ना। तो आपका डिमांड हम पूरा करेंगे। कल या परसों आपका क्या हो जाएगा, फॉर्म भरने का डेट समाप्त हो जाएगा। सभी विद्यार्थी अच्छे से फॉर्म भर लिए होंगे, और जो नहीं भरे हैं वो जाके भर लीजिए फॉर्म, है ना। बहुत अच्छा सा वैकेंसी है, ये वैकेंसी छूट ना जाए, है ना। पिछले मरतबा भी मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट है जो पावर होल्डिंग में ITI वाले विद्यार्थी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद।